नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागॉजी के 15 प्रश्न। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? कम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग गलती कर जाते हैं, कम नहीं ध्यान देते हैं और गलत कर जाते हैं प्रश्नों को। देखिए विकल्प ए, घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सरल सा प्रश्न है। ये प्राथमिक स्तर का है, कक्षा 1 से 5 पेपर 1 का है प्रश्न। देखिए, घटना वर्णन करना, इसका अर्थ है कोई घटना किसी घटना के विषय में वर्णन करना। तो ये तो मौखिक अभिव्यक्ति, अगर जो कोई घटना आप बच्चा वर्णन कर रहा है तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में तो प्रभावित है, ये तो अच्छी बात है। ये सबसे कम तो हो नहीं सकती, इसलिए विकल्प ए तो होगा नहीं। देखिए फिर सी पढ़ते हैं, कहानी को अपनी भाषा में कहना। देखिए कभी भी ये शब्द अपनी भाषा आ जाए, अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना, मतलब कहना या अभिव्यक्त करना, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है। और ये जहाँ भी अपनी भाषा दिख जाए, ये आपका कभी 90% उत्तर अपनी तरफ ले ही जाता है। देखिए, तो कहानी को अपनी भाषा में कहना, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चा कोई कहानी है वो अपने शब्दों में कह रहा है, मतलब कि किताब में उसने कोई कहानी पढ़ी और वो अपने हिसाब से कह रहा है, उस कहानी को सुना रहा है कक्षा में। ये भी अच्छी बात है, तो ये भी देखिए उत्तर नहीं होगा। देखिए डी, चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना। चित्र को दिखा करके कहानी लिखवाना, मतलब कोई चित्र दिया गया कहानी में। जैसे कहानी दिखा दी गई, पृथ्वीराज चौहान को वो चित्र दिखा दिया गया। पृथ्वीराज चौहान का चित्र दिखाने के बाद कह दिया गया किसके विषय में कहानी लिखवाई, तो बच्चों के दिमाग में चित्र तो बैठ गया है कि ये पृथ्वीराज चौहान है, झांसी की रानी है, और वो कहानी को लिख सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये भी उत्तर नहीं होगा इस प्रश्न का। चलिए अब बढ़ते हैं, कहानी को शब्दशः दोहराना। इसमें क्या कोई कहानी को जिस किताब में जिस लिखा है कि राम स्कूल जाता है, राम घर पर आता है, केवल यही किताब में जिस तरह शब्द लिखे हैं उसी तरह केवल बताना चाहिए, मतलब शब्दशः दोहराना चाहिए। अपनी उसमें कोई किताब में जैसा लिखा है वैसे पढ़ते जाओ और अपने उसमें कोई शब्द शामिल करना ही नहीं। देखिए ये तो गलत बात हो जाएगी, ये तो निगेटिव बात है, क्योंकि इसलिए ये तो हमारा उत्तर हो ही नहीं सकती है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी दोस्तों। ये कहीं भी आपको एक शब्द दिख जाए, शब्दशः दोहराना, ये निगेटिव बात है। और देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था, कम प्रभावी, इसलिए शब्दशः दोहराना जहाँ होगा तो ये आप एक चीज़ निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड भी पेडागॉजी में छांटना शुरू कर दीजिए, बहुत आसानी होगी आपको उत्तर ढूंढने में। तो ये शब्दशः दोहराना जहाँ मिल जाए आपको, ये बहुत ही निगेटिव वर्ड है और ये इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखिए पिछली बार क्या था कि सबसे कम प्रभावी है, और इसमें देखिए क्या है, कौन सा कथन उचित है। देखिए ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, मतलब अगर मुहावरे और लोकोक्तियाँ नहीं होंगी तो भाषा ही नहीं होगी, मतलब ये अनिवार्य हिस्सा है, इनके बिना कोई भाषा अधूरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, मतलब ये मुहावरे और लोकोक्तियों के आने से भाषा, कोई किताब में कोई कहानी लिखी है तो वो कहानी और अच्छी हो जाती है, प्रभावी बनाते हैं ये। चलिए इसी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, मतलब कि अगर भाषा और लोकोक्ति नहीं होगी किताब में तो इनके बिना संदर्भ में ये नियंत्रित करते हैं किताब भाषा को। देखिए ये तो एक पक्ष की बात कर रहा है, नियंत्रित करते हैं, और ये तो गलत बात है, नियंत्रित करते हैं। चलिए, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, मतलब ये भाषा का अलंकरण करते हैं केवल। देखिए ये जो लिखा है ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा, देखिए भाषा का अनिवार्य हिस्सा
नहीं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ भाषा का अनिवार्य हिस्सा कैसे हो सकती है बिना और मुहावरे? और देखिए मुहावरे जैसे आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय लगना, अगर ये नहीं है आपकी कहानी में, इस तरह के मुहावरे नहीं है XYZ, तो आपकी भाषा अधूरी हो जाएगी। देखिए ये तो एक पक्ष की बात कर रहा है, तो ये तो हमारा उत्तर होगा ही नहीं। चलिए, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, मतलब मुहावरे और लोकोक्तियों के आने से भाषा में नियंत्रण आ जाता है। देखिए ये भी गलत बात है, ये नियंत्रित नहीं करते, क्योंकि भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। देखिए ये हमारा विकल्प हो सकता था कि भाषा का अलंकरण इनका कार्य है, मतलब भाषा को अच्छा दिखने में लगता है, लेकिन ये भी एक पक्ष की बात करता है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि ये जो डी ऑप्शन भाषा का अलंकरण करते हैं, ये बी ऑप्शन में मिल जाएगा। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, इसलिए इसका हमारा उत्तर हो जाएगा बी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों देखिए, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ होता है, गद्य पद अनुच्छेद, इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं, अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। मतलब कोई एक पैराग्राफ था, उसमें प्रत्येक 5वें शब्द में खाली स्थान, इस तरह जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया, मतलब इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया नीता ने? ये जो खाली स्थान है, तो ये भाषा शिक्षण की कौन सी विधि होगी, क्या होगा? देखिए पठन शिक्षण, मतलब केवल पढ़ने के लिए ही ये पठन शिक्षण होगा, ये केवल लिखने के हिसाब से उसने अनुच्छेदों में रिक्त स्थान दिया होगा, या केवल व्याकरण? तो देखिए ये तीनों एक पक्ष की बात कर रहे हैं, इसलिए ये ए, बी और सी हमारा उत्तर नहीं होगा, और ये जो डी है ये हमारा उत्तर होगा क्लोज परीक्षण, क्योंकि जो डी है रिक्त स्थान वो दे रही है, तो क्लोज परीक्षण वो देखना चाहती है बच्चों का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। चलिए, रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से, चित्रांकन और लिपि चिन्हों के माध्यम से, रेखांकन और लिपि चिन्हों के माध्यम से, लिपि चिन्हों और अक्षर बनावट के माध्यम से। देखिए फिर से पढ़िए, बच्चों में खाली स्थान और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास, यहाँ पे देखिए लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बच्चों में आप एक बार भर के देखिए, बच्चों में चित्रांकन और लिपि चिन्हों के माध्यम से लेखन। देखिए चित्रांकन और लिपि चिन्हों, ये तो उत्तर हमारा सही नहीं बैठ रहा है। देखिए फिर आगे चलते हैं, बच्चों में रेखांकन और लिपि चिन्हों के माध्यम से, ये भी देखिए हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर डी देखिए, लिपि चिन्हों और अक्षर बनावट के माध्यम से, ये भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ए, बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, इसलिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखें, मुदिता अक्सर सा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? कोई बच्ची है तो वे अक्सर सा को सा बोलती है, मतलब संयम वाले सा को सरलता वाला सा बोलती है। तो मुदिता की भाषा शिक्षिका के जैसे, मुदिता एक बच्ची है, ये बच्ची का नाम है मुदिता, उसकी आप जैसे उसके टीचर हैं, भाषा के टीचर हैं, भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे कि ये भाषागत त्रुटि का होना है, मतलब भाषा में त्रुटि का होना है, या फिर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है ये, या फिर भाषागत ज्ञान का अभाव है, या फिर भाषा प्रयोग में लापरवाही? देखिए एक बात आप सुन लीजिए, जब भी बच्चे के बारे में कोई भी गलत बात होगी वे हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाषा प्रयोग में लापरवाही, बच्चा लापरवाह कैसे हो जाएगा? ये जो एनसीएफ ने भी कहा है, एनसीएफ आप एक चीज़ समझ लीजिए, बच्चे भगवान का रूप है। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए देसी भाषा में। तो देखिए नीचे से चलते हैं, भाषा प्रयोग में लापरवाही मतलब कि मुदिता लापरवाह है, इसलिए ऐसा कर रही है, सा को सा बोल रही है।
देखिए ये भी गलत बात है, क्योंकि बच्चे लापरवाह होते ही नहीं हैं कभी। ये तो एनसीएफ ने माना है, तो हम कैसे कह देंगे कि लापरवाह हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषागत ज्ञान का अभाव, मतलब कि उसको ज्ञान नहीं है भाषा का प्रयोग करने का, कि यहाँ पर सा संयम वाले सा को सरवता वाला सा गलत मैं बोल रही हूँ, तो ये मतलब उसकी अभाव है, उसको जानकारी नहीं है इस विषय के बारे में। तो देखिए ये भी गलत बात है कि उसको भाषागत ज्ञान का अभाव है, ये भी, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा दोस्तों। देखिए भाषागत त्रुटि का होना, मतलब कि भाषा में गलती है इसलिए ऐसा वो बोल रही है। देखिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हमारा उत्तर बी होगा। क्यों होगा? देखिए क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, हमने पढ़ा होगा बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज। तो बहुभाषिकता में देखिए कोई पंजाबी का है, पंजाब से है तो पंजाबी बोलेगा, महाराष्ट्र से है तो मराठी बोलेगा, कन्नड़ बोलेगा, इस तरह के अदर भाषाएं बोलेगा। तो देखिए अगर कोई बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलता है, ये तो हमारे लिए एक रिसोर्स का माध्यम बनेगी। ये इसलिए क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, कभी कभी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है कि हमारे यहाँ सा को सा बोलते हैं, इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा, और बोर्ड ने भी बी ही माना है दोस्तों इसका उत्तर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? देखिए विकल्प ए, डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई? तितली और कली ने क्यों खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? देखिए तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए और उत्तर निकालिए आप। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तो देखिए डाल डाल का उपयोग करके वे बना देगा, चिड़िया डाल डाल पर नाचती है। तो ये तो देखिए बच्चों उसने अपनी जो अभिव्यक्त है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब कि बच्चे का माइंड डाइवर्जेंट, कई दिशाओं में एक साथ काम करना चाहिए। और ये जो डाल डाल का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ, ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसलिए ये तो हमें ओपन एंडेड देखना है। सर्वाधिक सहायक उसके भाषा विकास में वही होगा जो प्रश्न डाइवर्जेंट थिंकिंग ओपन एंडेड होगा, खुला उत्तर वाला। देखिए तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? देखिए यहाँ पे लिखा है क्यों, तो ये क्यों में तो बच्चे को मालूम नहीं है, ये तो किताब से वो देख के बता भी नहीं सकता कि क्यों गई होगी तितली कली के पास, क्योंकि ये तो किताब में लिखा ही नहीं है। इसलिए ये तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई, इसमें दोस्तों वे अपने शब्द डालेगा और अभिव्यक्ति अपनी उसकी स्वयं की रहेगी, इसलिए ये तो अच्छी बात है। सी देखिए तितली और कली ने क्या खेल खेला, तो ये इसके लिए उसको किताब पढ़ना पड़ेगा कि तितली और कली ने क्या खेल खेला, इसलिए ये भी उत्तर हमारा नहीं होगा दोस्तों। चलिए डी में चलते हैं। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, ये हमारा देखिए उत्तर हो सकता था। जो डी नंबर है, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, यहाँ पे क्योंकि ये है, लेकिन दोस्तों इसका उत्तर बोर्ड ने बी माना है, इसलिए हम भी बी के साथ ही चलेंगे, वरना को जो डी विकल्प है वो गलत नहीं है, क्योंकि उसमें पूछा जा रहा है कि तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, इसलिए ये भी गलत नहीं है, लेकिन हम बी मानेंगे क्योंकि बोर्ड ने बी माना है दोस्तों। डी वालों का गलत नहीं है, लेकिन हम बोर्ड के हिसाब से चलेंगे, सीटेट ने डी माना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है, ये तो दोस्तों आप इतना सरल प्रश्न है, आंख मूंद के दे सकते हैं इसका जवाब। स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। तो देखिए आप सब लोगों को पता ही है कि एक वाइगोत्स्की ही है जिनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी,
कि बच्चा समाज और संस्कृति से ही सब कुछ सीखता है। जब समाज और संस्कृति में अंतर क्रिया करेगा, रहेगा समाज के बीच में, तो वह अपने आप सीख जाएगा सब कुछ। देखिए पियाजे का आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास, चॉम्स्की का आप जानते हैं भाषा अर्जन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश किस पर सर्वाधिक बल दिया। चलिए दोस्तों, अंतःक्रिया पर दिया, अनुकरण पर दिया, भाषा अर्जन पर दिया, सृजनात्मकता पर दिया। देखिए दोस्तों, ये भाषा अर्जन में तो आपको पता है चॉम्स्की ने दिया, और ये अंतःक्रिया में भी अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा ही है वाइगोत्स्की साहब को। और इस सृजनात्मकता में किसी ने उस तरह नहीं दिया, संज्ञानात्मक विकास दिया है, पियाजे हैं, ब्रूनर है, लेकिन सृजनात्मकता पर ज़्यादा बल जो वो है भाषा सीखने में, उसमें किसी एक ने नहीं दिया है। तो देखिए इसका भी बहुत सरल प्रश्न सा जवाब है, स्किनर ने अनुकरण पर बल दिया है। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया है, इसलिए इसका उत्तर भी बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, बच्चे की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। मतलब बच्चे की भाषाई क्षमताओं के आकलन आपने पढ़ा होगा, आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। तो क्या सहायक है, नीचे से पढ़ते हैं। देखिए, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। ये देखिए अभ्यास कार्य जहाँ भी आ जाए ये हमेशा निगेटिव बात करता है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, मतलब जो कक्षा में बात करते हैं वही। ये देखिए औपचारिक भी, ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड नहीं होता है। देखिए, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, ये भी देखिए बहुत ही अच्छा नहीं है, क्योंकि औपचारिक बातचीत जो है उसमें भी बच्चा सधी हुई भाषा बोलेगा और खुल करके नहीं बोल पाएगा। देखिए यहाँ भी देखिए, अब आप लोग सोचेंगे विकल्प ये क्यों होगा, तो देखिए समझिए, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक है, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बात। मतलब बच्चे, जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे से बात कर रहा है तो वह अब खुल करके बोल रहा है, वहाँ उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, तो आप लोगों उसका आकलन वहाँ पर कर सकते हैं कि उसकी जो भाषाई क्षमता है उसका आकलन आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब वो अनौपचारिक बातचीत करते हैं, घर में जैसे हम लोग अनौपचारिक बातचीत करते हैं, अपने समाज में अनौपचारिक बातचीत करते हैं अपने समूह में, लेकिन ये जहाँ औपचारिक बात, ये औपचारिक भी पॉजिटिव वर्ड उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता, ये देखिए मल्टी लैंग्वेज, बहुभाषिकता को पोषित करता है। देखिए विकल्प एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। देखिए दोस्तों, अब आपने अगर विकल्प ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको उत्तर बहुत ही सरलता से मिल जाए, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। बहुभाषिकता, एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तो देखिए एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, इसके लिए तो बच्चे को किताब पढ़ना पड़ेगा कि किताब में क्या लिखा है, एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। देखिए बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, फिर वही बात आ गई, हमको किताब पढ़ना पड़ेगा, और किताब पढ़ के जब उत्तर देंगे तो ये तो देखिए हमारा उत्तर होगा नहीं, तो निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये भी उत्तर नहीं होगा दोस्तों। देखिए तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, तो ये भी देखिए बच्चों जो है तो क्लोज इंडेड है, ये भी मुक्त उत्तर नहीं है इसका भी, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा दोस्तों। देखिए फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ये देखिए अपनी भाषा आ जाए, कोई आ जाए, इस तरह का कोई भी पॉजिटिव वर्ड आ जाए तो यही हमारे उत्तर होंगे, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए बहुभाषिकता को क्या पोषित करेगा,
फूलों के नाम अपनी भाषा में। कोई बच्चा महाराष्ट्र का है तो मराठी भाषा जानता है तो वह अपनी भाषा में लिखेगा ना। कोई बच्चा पंजाब का है तो वह अपनी भाषा में उत्तर देगा ना। इसलिए दोस्तों ये उत्तर पॉजिटिव होगा कि अपनी भाषा में। भाई उसको पंजाबी आती है, वो पंजाबी भाषा में उत्तर देगा। महाराष्ट्र का है, मराठी भाषा आती है, उसमें उत्तर देगा। असम का असमिया भाषा में उत्तर देगा। तो ये देखिए ऐसा बहुभाषिकता, मतलब कि सभी बहुभाषिकता कक्षा होती है, उसको हम लोग कहते हैं। एक ही कक्षा में कोई बच्चा पंजाब का है, कोई बच्चा महाराष्ट्र का है, कोई बच्चा असम का है, कोई बच्चा झारखंड का है, कोई बच्चा बिहार का है, भोजपुरी बोलता है, कोई बच्चा तेलंगाना का है, कोई बच्चा आंध्र प्रदेश का है, कोई केरल का है। तो देखिए सब बच्चे आपस में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षक को जो बहुभाषिकता की कक्षा में उसको उनका सभी बच्चों को उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको सम्मान देना चाहिए और रिसोर्स के माध्यम से काम करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 में। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास का, यहाँ दोस्तों उदाहरण है, गलत हो गया है, उदाहरण। देखिए इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। कैसा उदाहरण? देखिए ध्यान से पढ़िए दोस्तों। संदर्भ में व्याकरण, मतलब पहाड़ी घाटी शब्दों के संदर्भ में उन जो है तो संदर्भ में व्याकरण। शब्द भंडार में विकास हुआ है, इसका उदाहरण है। शब्द कोश में विकास, इसका उदाहरण है। पर्यायवाची शब्दों से परिचय, इसका उदाहरण है। देखिए ध्यान से पढ़िए दोस्तों। ये पर्यायवाची शब्दों से परिचय ये तो कहीं पे है ही नहीं। हमारा उत्तर कोई किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रश्न है, इस कहानी में, कोई कहानी है उसमें पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। कि जैसे किसी पहाड़, बच्चे राम किसी पहाड़ी में जाता है, उसकी सबसे ऊपर वाली घाटी में चढ़ता है। ये कहानी आप एक मान लीजिए XYZ। तो इस कहानी पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है और पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखना है हमें। तो यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है? देखिए पर्यायवाची से शब्दों से परिचय, ये हमारा उत्तर होगा नहीं। शब्दकोश में विकास, हमको शब्दकोश में विकास करना ही नहीं है इस प्रश्न के हिसाब से, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। शब्द भंडार में विकास, फिर वही बात आ गई, इसलिए भी उत्तर हमारा नहीं होगा। ये है संदर्भ में व्याकरण दोस्तों, मतलब कि संदर्भ में व्याकरण। आपको मैं भी एक विधि भी समझाता हूँ इसी प्रश्न के साथ में, उसके भी बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों। देखिए इसका मतलब है इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण है। चलिए दोस्तों मैं आपको एक दूसरा प्रश्न समझाता हूँ। देखिए एक हिंदी में हम लोगों ने विधि पढ़ा होगा, भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि, ठीक दोस्तों, भाषा संसर्ग विधि। देखिए तो ये जो भाषा संसर्ग विधि है, तो देखिए ये क्या है। जैसे आप हिंदी की पुस्तक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, ईदगाह एक पाठ है, 6 या 7 में है, ईदगाह नाम का पाठ। तो देखिए ईदगाह एक पाठ है, कक्षा 6 या 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। देखिए अब ईदगाह में एक बच्चा हामिद है, आप लोगों ने जान पढ़ा होगा। एक बच्चा हामिद है, उसकी वहीं पर एक दादी भी हैं बूढ़ी, उसके दोस्त भी हैं। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया, ईदगाह का जो पाठ है उसको पढ़ाते पढ़ाते हमने क्या किया, हमने ईदगाह का पाठ पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों वहाँ पर ये भी बता दिए कि जो हामिद है ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, ये विशेषण है,
हमने ये पढ़ा दिया। मतलब कि किसी भी पाठ में कहानी को पढ़ाते पढ़ाते हमने साथ में व्याकरण भी पढ़ा दिया। मतलब कि यहीं पे हमने संज्ञा पढ़ा दिया, यहीं पे हमने विशेषण पढ़ा दिया, और कहानी के साथ साथ में ईदगाह कहानी के साथ में ही हमने पढ़ा दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी। हामिद किसी व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमको मालूम है। तो हमने किसी कहानी को पढ़ाते पढ़ाते उसके साथ में ही हमने पढ़ा दिया संज्ञा प्रकरण। तो इसमें दोस्तों बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए इस विधि को बहुत ही उपयोगी विधि माना गया है हिंदी में, और इसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी समझ में ना आए दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं, तो उसमें सुधार किया जाएगा जो भी कमियाँ होंगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 देखिए, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होगी। ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक, पत्र पत्रिकाएं। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार पढ़िए। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होगी। अब इसमें 80% लोगों ने लगा दिया होगा ए, ऑडियो वीडियो, क्योंकि सब जानते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री जहाँ प्रयोग होती है वो अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों ये हमारा उत्तर नहीं है। देखिए नीचे से पढ़ते हैं। पत्र पत्रिकाएं, क्या शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए केवल पत्र पत्रिकाओं का ही प्रयोग करना चाहिए, यही सहायक होती हैं, या केवल वीडियो परक मतलब वीडियो दिखा देना चाहिए, यही एक शिक्षण सामग्री हमारी सहायक होती है, या फिर ऑडियो वीडियो केवल हमको दृश्य सब ही रोज़ हमको केवल उसको प्रोजेक्टर के द्वारा क्लास में कक्षा में पढ़ाना है बच्चों को, केवल यही होना चाहिए, केवल ऑडियो वीडियो के माध्यम से ही हमको पढ़ाना चाहिए, यही हमारे लिए रुचिकर रहेगा बच्चों के लिए। देखिए ये भी इसमें विकल्प ए उत्तर हो सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा है वैविध्यपूर्ण। वैविध्य मतलब आप जानते हैं, किसी दिन हमने ड्रामा कराया कक्षा में, किसी दिन हमने ऑडियो वीडियो दिखाया, किसी दिन हमने एकांकी का प्रयोग कराया, किसी दिन हमने ग्रुप लर्निंग कराई, किसी दिन हमने कोई नाटक कराया। तो देखिए इसमें वैविध्यपूर्ण में ये सब आ जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन प्रश्न ए है, ये जो ऑडियो वीडियो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, वैविध्यपूर्ण के ही अंदर, इसलिए इसका उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास क्या है दोस्तों, देखिए नीचे से पढ़िए। क्या प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास उद्देश्य है, मतलब एक यही उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर जो भाषा की क्षमता का विकास करते हैं, केवल यही उद्देश्य है, साहित्य साध्य है मतलब। देखिए ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ना तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये एक पक्ष की बात कर रहा है। और साध्य साहित्य जो है वो साध्य नहीं होता, वो साधन होता है, ये हमको मालूम है। इसलिए देखिए ये पढ़िए विकल्प है प्राथमिक स्तर, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आगे पीछे हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साधन है और साहित्य है, और साहित्य साध्य है, ये भी दोस्तों नहीं होगा। देखिए क्योंकि साहित्य साध्य नहीं हो सकता, ये हमको मालूम है, और विकास साधन नहीं हो सकता, इसलिए ये भी विकल्प हमारा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है, हाँ विकास साध्य तो है, क्योंकि साध्य तो हमारे अंदर है। और साहित्य उद्देश्य, साहित्य उद्देश्य लेकिन नहीं, इसलिए ये भी हमारा बी भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सी। अब ये हमारा उत्तर क्यों होगा, देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है, ये विकल्प देखिए सही है। देखिए साहित्य जो होगा वे यहाँ पर साधन होगा, साहित्य है, पुस्तकें हैं, शिक्षक है, कक्षा है, प्रोजेक्टर है, कुछ भी है, ये हमारे लिए साधन का काम करेंगे दोस्तों, ये साधन है हमारे लिए, ना कि साध्य। और जो भाषाई क्षमताओं का विकास है ये दोस्तों हमारा साध्य है, साध्य अंदर होता है बच्चे के, और साधन हम जिस प्रयोग का, जैसे पेपर पेंसिल है, किताब है, प्रोजेक्टर है, ऑडियो वीडियो है,
मतलब साहित्य है, कहानी है, कुछ भी हम प्रयोग करते हैं ये हमारे लिए साधन है ना कि साध्य, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी दोस्तों। इसका उत्तर सी। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए ये नहीं, ध्यान से पढ़िए, नहीं गलत कर जाएंगे आप। अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील और कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों में से जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। अब आप लोगों ने 4 विकल्प पढ़ लिया होगा तो आंख मूंद के जवाब दे सकते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं? देखिए, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना। अपने द्वारा अगर हम तर्क के अपने द्वारा कोई बात कह रहे हैं तो ये तो अच्छी बात हो जाएगी, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ नहीं है, इसलिए नहीं होगा ये, क्योंकि पॉजिटिव बात है। देखिए, भाषा का सृजनशील, क्रिएटिव, कल्पनाशील प्रयोग करना, ये भी अच्छी बात है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए भी हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों में से जुड़ना। देखिए, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से हम जुड़ रहे हैं, ये भी पॉजिटिव बात है, इसलिए भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखिए डी उत्तर क्यों होगा? भाषा संबंधी व्याकरणों को पूर्णतः कंठस्थ करना। एक चीज़ दोस्तों आप आज नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी दोस्तों ये पूर्णतः कंठस्थ शब्द आ जाए किसी भी पैडागॉजी में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी पैडागॉजी है, कंठस्थ करना हमेशा निगेटिव पॉइंट, 99% ये निगेटिव है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, समय लग रहा होगा। देखिए, अगर हमें उत्तर बस देना होता तो कोई भी चैनल है जो प्रश्न देख के उत्तर दे सकता है, लेकिन हमको समझना है, पैडागॉजी समझने वाली चीज़ है ना कि रटने वाली चीज़, इसलिए उसको समझना है। इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और प्रश्नों का उत्तर समझना है, ना कि हमको 1 मिनट में एक प्रश्न करना है, उत्तर लेना। उत्तर अगर ठीक मुझको करना हो कि 14 का ए है, 15 का बी है, XYZ जो भी है, तो ये देखिए सब चैनल वाले करा रहे हैं, ये कोई भी चैनल करा सकता है, लेकिन हमको समझना है प्रश्न का उत्तर क्यों है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। देखिए, कैसा प्रयोग करना चाहिए? कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति विद्वान बनकर उसका उपयोग करना चाहिए। देखिए, विद्वान कोई व्यक्ति आज तक मास्टर ना मैं बन पाया ना तुम बन पाओगे, हम सब लोग लर्नर है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम सब लोग सीखते हैं, जीवन भर सीखते ही रहते हैं। कोई व्यक्ति निपुण नहीं बन सकता है, मास्टर नहीं बन सकता है, इसलिए ये विद्वान निगेटिव वर्ड है दोस्तों, इसलिए उत्तर हमारा नहीं होगा। चलिए, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ये तो दोस्तों देखिए पॉजिटिव बात है, इसलिए ये हमारा उत्तर हो सकती है, लेकिन हमें फिर भी आगे पढ़ना चाहिए। कक्षा में भाषा की संवेदनशीलता के प्रति कठोर बनकर, संवेदनशीलता के प्रति कठोर बनना है, मतलब हमको कठोर बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ये भी देखिए दोस्तों गलत है बात। देखिए, कक्षा में भाषा की एक रूपता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण, कक्षा में एक रूपता हमको नहीं करना है दोस्तों, इसलिए हमारा उत्तर आसानी से बी हो जाएगा। कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप 15 ही क्वेश्चन थे, तो धन्यवाद दोस्तों। आप सब लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब हमारा चैनल ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना दोस्तों भूलिए, क्योंकि आपको हर वीडियो मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, और कोई भी आप लोगों के सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए हम लोग विदा लेते हैं,
अपने ध्येय वाक्य के साथ आपका लक्ष्य आपको ज़िंदगी में बड़ा बना सकता है, इसलिए अपना लक्ष्य दोस्तों निर्धारित करिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।